सबसे अमीर द रिचेस्ट 1% पीपल, उनके पास देश की 73% से ज्यादा दौलत है। 73%? That's a huge number. ह्यूज। एक तरफ अ मैसिव ओशन ऑफ रिसोर्सेज और दूसरी तरफ इतनी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अजीब है ना, स्ट्रेंज लगता है। दिस माय फ्रेंड इज द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। और आज हम इसी पैराडॉक्स में एक सुपर डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल। बट इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सुपर डिटेल्ड हाई एनर्जी लेक्चर्स आपके लिए लाते रहें तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन हिट करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताएं। आपके सवाल हमें इंस्पायर करते हैं। सो आर वी रेडी फॉर अ पावर पैक्ड सेशन? लेट्स डू दिस। बिल्कुल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारी पूरी डिस्कशन पॉवर्टी और उसके कई डायमेंशंस पर सेंटर्ड होगी। तो ये है हमारा लर्निंग मैप फॉर टुडे। हम 6 दैट इज 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे वन बाय वन। ओके, 6 क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट हम पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी और रिसोर्स इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर वील टॉक अबाउट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड malnutrition. द ट्रैप। The trap, exactly. इसके बाद we'll discuss the role of inflation and unemployment, जो super important है. Then we will analyze the United Nations Multidimensional Poverty Index report. ओके, द एमपीआई रिपोर्ट। Fifth, हमारा सवाल होगा political will और poverty eradication schemes के success के connection पर. और finally, हम इंडिया में poverty reduction के trends को critically examine करेंगे. साउंड्स लाइक अ कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। So, let's begin our first deep dive. Absolutely. Let's get into our first question. Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of Paradox of Poverty. GS2 Social Justice 2025, 15 marks. Broad micro theme, resource inequality and poverty, broad micro theme. Essentially दोस्त, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का मतलब है अ सिचुएशन जहां एक कंट्री में रिसोर्सेज तो बहुत हैं, देयर इज अबंडेंस, पर स्टिल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है। It's a contradiction. इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन, समझे? I can picture it. जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी बूम वाला शहर है, मानो बैंगलोर या हैदराबाद। Right? एक तरफ नए नए बिलियनर्स बन रहे हैं, ह्यूज ग्लास बिल्डिंग्स आ रही हैं, Right. बट जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे पास के गांव में बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहीं का वहीं पैराडॉक्स। रियल लाइफ में इट्स लाइक बीइंग थर्स्टी इन द मिडल ऑफ एन ओशन। Exactly, that's a perfect example. चलिए इस आंसर के स्ट्रक्चर को समझते हैं. How would you write the perfect answer for this? ओके, लेट्स ब्रेक दैट डाउन। First, the introduction. You should start by defining the paradox of poverty. ये coexistence of resource abundance and widespread poverty. और वो 1% वाला data point, the one you started with, India's richest 1% owning 73% of the wealth. उसको जरूर मेंशन करें. It's an incredibly powerful hook. Examiner का attention immediately grab कर लेता है. Got it? Start with a shocker. Yes. Next we move to the body of the answer. Body का पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पैराडॉक्स। इसमें 4 की पॉइंट्स हैं। पहला, इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम की है, जो कि ग्रेट न्यूज़ है, पर एट द सेम टाइम रिसोर्स इनइक्वालिटी वो और बढ़ गई है। अच्छा, तो एक चीज ठीक हुई, दूसरी बिगड़ गई. एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है 6-7% एनुअली, विच साउंड्स गुड, पर जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है उनका वेल्थ शेयर एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। समझे, ग्रोथ का फायदा सब तक नहीं पहुंच रहा. क्लासिक ट्रिकल डाउन फेलियर। थर्ड, आपका एग्जांपल, द टेक्नोलॉजी बूम इज क्रिएटिंग बिलियनर्स बट रूरल एरियाज आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। और फोर्थ, इंडिया के आईटी और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए फैंटास्टिक है, पर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टेंट और हाई है। Okay, so the paradox is clear. What's next? Next, you talk about inequality patterns. यहाँ पर you can give 4 specific patterns. First, agricultural land concentration. Data quote कर सकते हैं. Top 10% farmers own 60% of the cultivable land. 60%. 2.3% है. It's a huge disparity. Second, urban property disparity. बड़े शहरों में extreme wealth concentration है कुछ एरियाज में, और उनके ठीक बगल में स्लम्स हैं जिनके पास बेसिक हाउसिंग राइट्स नहीं है. Right. Third, mineral resource ownership. Private corporations control the majority of mining rights. पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां रहती हैं, दे रिमेन impoverished. और फोर्थ, फाइनेंशियल एसेट्स. क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10% इंडियंस के पास 77% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड वेल्थ है. द नंबर्स आर जस्ट स्टैगरिंग. Mind boggling actually. तो ये inequality poverty कैसे cause करती है? How do we connect the dots? Good question. That's the third part of the body. How inequality causes poverty. इसके भी 4 reasons हैं. First, limited land resources for the poor. इसका मतलब वो land को as collateral use करके लोन नहीं ले सकते. No loans, no investment, no escape from poverty. Simple and direct link. सेकेंड, द रिसोर्स कर्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लोकल पॉपुलेशंस, ऑफन ट्राइबल कम्युनिटीज, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्प्लेस कर दिया जाता है, पर उन्हें एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिलता. दे लूज बोथ देयर लाइवलीहुड एंड देयर कल्चरल कैपिटल. जल, जंगल, जमीन. एग्जैक्टली. थर्ड, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन. जब वेल्थ कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो पुअर हाउसहोल्ड्स को प्रोडक्टिव एसेट्स, अच्छी एजुकेशन और क्रेडिट, इन सब का एक्सेस नहीं मिलता. दिस ट्रैप्स देम. और फोर्थ, सोशल इनइक्वालिटी. इसे हम भूल नहीं सकते. रिसोर्स ओनरशिप इज ऑल्सो शेप्ड बाय कास्ट, जेंडर, क्लास. दलित्स और विमेन को हिस्टोरिकली लैंड ओनरशिप से एक्सक्लूड किया गया है, which leads to economic marginalization. Okay, so a very comprehensive explanation of the problem. What about the conclusion? Finally, the conclusion. You should mention some positive steps, some government initiatives. For example, Swamitwa scheme, PM Kisan और मुद्रा योजना.
आप डेटा कोट कर सकते हैं, जैसे स्वामित्व के अंडर 65 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स को प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए, और आप ये कहकर एंड कर सकते हैं कि इंडिया को ट्रूली इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लॉज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एब्सोल्युटली क्रूशल है। Okay, that was super detailed. Let's do some cross questions to make it crystal clear. Ready? ब्रिंग देम ऑन। First question on structure. Introduction में सबसे impactful data point कौन सा होगा और क्यों? सबसे इंपैक्टफुल डेटा पॉइंट डेफिनेटली वो 1% ओनिंग 73% वेल्थ वाला है। क्यों? बिकॉज इट्स शॉकिंग, इट्स स्टार्क, और ये क्वेश्चन के पैराडॉक्स को इमीडिएटली एस्टैब्लिश कर देता है। इट्स अ परफेक्ट हुक। Okay, second question content पर रिसोर्स कर्व्स के कॉन्सेप्ट को ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशल जस्टिस से स्ट्रांगली कैसे लिंक कर सकते हैं? आप उन्हें लिंक कर सकते हैं बाय हाईलाइटिंग दैट डिस्प्लेसमेंट विदाउट एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये उनके राइट्स का वायोलेशन है। इट इरोड्स देयर कल्चरल आइडेंटिटी जो उनकी जल, जंगल, जमीन से जुड़ी है। ये फ्रेमिंग इसे एक पावरफुल सोशल जस्टिस आर्ग्यूमेंट बना देती है। ग्रेट पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्कीम्स को आंसर में कहाँ मेंशन करना चाहिए फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट? इट्स बेस्ट टू मेंशन द स्कीम्स इन द कंक्लूजन एज अ वे फॉरवर्ड। अगर आप उन्हें बॉडी में डालेंगे तो आपके प्रॉब्लम एनालिसिस का फ्लो टूट सकता है। कंक्लूजन में डालने से लगता है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं। मेक सेंस। फोर्थ क्वेश्चन कंटेंट पर लैंड इनइक्वालिटी डिस्कस करते वक्त डेटा के अलावा और कौन सा डायमेंशन ऐड कर सकते हैं टू मेक द पॉइंट स्ट्रॉन्गर? आप हिस्टोरिकल इनजस्टिस का डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। ब्रीफली मेंशन करें कि कैसे हिस्टोरिकल सिस्टम्स जैसे जमींदारी सिस्टम ने लैंड को कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट किया और उस इनइक्वालिटी की लेगेसी आज भी चली आ रही है। इससे आपके आंसर में डेप्थ आती है। वेरी नाइस। फिफ्थ क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इनइक्वालिटी एज अ कॉज और पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। इनके बीच वर्ड काउंट कैसे बैलेंस करना चाहिए? अ गुड रूल ऑफ थंब इज 40-60। अपनी बॉडी का 40% टाइम पैराडॉक्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने में लगाएं और सॉलिड 60% इनइक्वालिटी के पैटर्न्स और वो कैसे पॉवर्टी कॉज करती है इस पर डेडिकेट करें। द कोर ऑफ द क्वेश्चन इज द हाउ। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन कंटेंट पर। फाइनेंशियल एसेट इनइक्वालिटी का कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो एक स्टूडेंट आसानी से समझ सके? श्योर। स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए। जब मार्केट बूम करती है, जिनके पास पहले से इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, उनकी वेल्थ बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती है। टॉप 10% का कोई व्यक्ति स्टॉक पोर्टफोलियो से एक दिन में लाखों कमा सकता है। दूसरी तरफ बॉटम 50% के किसी व्यक्ति के पास शायद इतनी सेविंग्स वाला बैंक अकाउंट भी नहीं होगा कि वो इन्वेस्ट कर सके। ये सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। एक्सीलेंट क्वेश्चंस। नाउ फॉर एवरीवन लिसनिंग, पॉज करें और इस की सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करें। रिहर्स इट। The paradox of poverty is the coexistence of resource abundance and widespread poverty driven by deep-rooted inequality in resource ownership. रिसोर्स इनइक्वालिटी ही वो मेन विलन है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पॉवर्टी का पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट लैक ऑफ वेल्थ बट अबाउट हु होल्ड्स दैट वेल्थ। चलिए, let's move to our second question. ये पॉवर्टी के ह्यूमन कॉस्ट को समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। Vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? GS2 Social Justice 2024 10 marks. Broad micro theme: health, poverty and human capital. Broad micro theme. ये एक ट्रैप है दोस्तों। A classic vicious cycle. Poverty leads to poor nutrition. Malnutrition leads to low productivity and poor health. और वो in turn वापस poverty की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो परिवारों को generations तक फंसा सकता है। हमारे सोर्स मटेरियल में जो इमेज है उसमें ये साइकिल बिल्कुल साफ दिखता है। इट स्टार्ट्स विद पॉवर्टी जो लीड करता है टू लो इनटेक ऑफ फूड, फिर हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी जिससे होती है पुअर हेल्थ एंड डिजीजेस, इससे हाई मेडिकल कॉस्ट्स और इवेंचुअली लो प्रोडक्टिविटी। और लो प्रोडक्टिविटी कहां ले जाती है? Right back to poverty. राइट बैक टू पॉवर्टी। इट्स अ ट्रैजिक लूप। Precisely. Let's break down the answer structure for this. Introduction के लिए आपको कुछ hard hitting data से शुरू करना चाहिए। National Family Health Survey 5 या NFHS 5 का डेटा यहाँ परफेक्ट है। 35.5% of Indian children under the age of 5 are stunted. Stunted, that's more than 1/3. यस, ये एक स्टेटिस्टिक सिचुएशन की ग्रेविटी को इमीडिएटली शो करता है। नेक्स्ट द बॉडी। फर्स्ट आप द विशियस साइकिल को एक्सप्लेन करें। आप उस इमेज वाले पॉइंट्स यूज कर सकते हैं जो आपने अभी डिस्क्राइब किए। एक्सप्लेन करें कि कैसे पॉवर्टी से लो फूड इनटेक होता है, इससे मैल न्यूट्रिशन, स्टंटेड फिजिकल और कॉग्निटिव ग्रोथ, IQ डेवलपमेंट में कमी, जिससे आगे जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। बिल्कुल, और लोअर वेजेस मिलती हैं जो अगली जनरेशन को वापस पॉवर्टी में धकेल देता है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश के फ्यूचर वर्कफोर्स को कैसे डैमेज करता है। राइट, द कोर ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी का दूसरा पार्ट है ब्रेकिंग द नेक्सस। इसके लिए अब मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जरूरी है। अपने आंसर को क्लियर हेडिंग्स में स्ट्रक्चर करें। लेट्स से 6 हेडिंग्स। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंशन करें स्कीम्स जैसे पोषण अभियान 2.0, मिड डे मील स्कीम और ICDS। डायरेक्ट अटैक ऑन malnutrition. यस, नंबर 2 पॉवर्टी एलिविएशन। यहाँ MGNREGA और नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM के बारे में बात करें। ये इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आप नीति आयोग का डेटा भी कोट कर सकते हैं। रूरल पॉवर्टी 32.59% से 19.28% तक गिरी, showing these interventions work. ओके, दैट्स पावरफुल एविडेंस। हेल्थ एंड एजुकेशन मेंशन आयुष्मान भारत जो मेडिकल कॉस्ट कम करता है, और स्किल इंडिया मिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करते हैं।
नंबर 4, women empowerment. This is critical. Empowered women अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर डिसीजंस लेती हैं. तो मेंशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, PM मातृवंदना योजना और PDS रिफॉर्म्स. Makes sense. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. बात करें कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है. मेंशन द जैम ट्रिनिटी, AI और बिग डेटा का यूज टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल फैमिलीज और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, जिससे करप्शन कम होता है. और नंबर 6, इम्प्रूव वॉश. Wash. Water, sanitation and hygiene. Malnutrition सिर्फ फूड के बारे में नहीं है, ये डिजीज के बारे में भी है. यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का रोल मेंशन करें. फाइनली द कंक्लूजन. आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत पर री एम्फसाइज करें. आप वो बड़ा नंबर कोट कर सकते हैं. 24.82 करोड़ पीपल escaped multidimensional poverty in India. और फिर एंड करें बाय सेइंग कि फ्यूचर फोकस न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर और कंटिन्यूड वुमेन एम्पावरमेंट पर होना चाहिए. टाइम टू थिंक क्रिटिकली. फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, कंटेंट पर वॉश पॉइंट को इंक्लूड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सैनिटेशन को माल न्यूट्रिशन से लिंक करने से आंसर कैसे स्ट्रांग बनता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक होलिस्टिक और डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाता है. जो स्टूडेंट सिर्फ फूड की बात करता है वो सरफेस लेवल आंसर दे रहा है. जो वॉश की बात करता है वो समझता है कि न्यूट्रिशन सिर्फ फूड इनटेक नहीं, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन भी है. पुअर सैनिटेशन से होने वाली बीमारियां बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने से रोकती हैं. ब्रिलियंट. सेकंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर. स्टेप्स सेक्शन को स्ट्रक्चर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक लंबा पैराग्राफ ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं. सबसे अच्छा तरीका है क्लियर, बोल्ड सब हेडिंग्स यूज करना, जैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन एटसेट्रा. हर सब हेडिंग के नीचे 2-3 पॉइंट्स लिखें. इससे आंसर हाईली स्ट्रक्चर्ड और इजी टू रीड बनता है. गॉट इट. स्ट्रक्चर इज किंग. थर्ड क्वेश्चन, कंटेंट पर जैम ट्रिनिटी और DBT जैसे टर्म्स मेंशन करने से क्या वैल्यू ऐड होती है? ये एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज ऐड करता है. ये दिखाता है कि आप इंडिया में मॉडर्न वेलफेयर स्कीम्स के टेक्नोलॉजिकल बैकबोन से अवेयर हैं. ये सिग्नल करता है कि आप गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू करप्शन कम करने के फोकस को समझते हैं. ओके, लेट्स डू 3 मोर. फोर्थ क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर. क्या मुझे हर गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए? नहीं, ये एक कॉमन ट्रैप है. आपके पास टाइम या स्पेस नहीं होगा. सिर्फ स्कीम का नाम सही से मेंशन करें और उसे अपने पॉइंट से लिंक करें. नाम ही आपकी नॉलेज दिखाने के लिए काफी है. फोकस स्ट्रैटेजी पर है. गुड टिप. फिफ्थ, कंटेंट पर. क्वेश्चन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मेंशन है. मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा आंसर इस पार्ट को डायरेक्टली एड्रेस करे? आपको ह्यूमन कैपिटल फ्रेज को कम से कम 2 बार एक्सप्लिसिटली यूज करना चाहिए. एक बार इंट्रोडक्शन में और एक बार जब आप एजुकेशन और स्किलिंग इंटरवेंशंस को एक्सप्लेन कर रहे हो. इससे आपके पॉइंट्स क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं. एक्सीलेंट एडवाइस. फाइनल क्वेश्चन ऑन कंटेंट. वुमेन एम्पावरमेंट को मैल न्यूट्रिशन साइकिल तोड़ने से कॉन्क्रीट तरीके से कैसे कनेक्ट करूं? आप एक सिंपल पावरफुल एग्जाम्पल दे सकते हैं. एक एम्पावर्ड वुमेन जिसके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन है, वो एक छोटा पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकती है. इससे न सिर्फ उसकी फैमिली की इनकम बढ़ती है बल्कि उसके बच्चों को एग्स, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मिलता है. ये सिंपल माइक्रो स्टोरी कनेक्शन को बहुत क्लियर बना देती है. ग्रेट क्वेश्चंस. नाउ लेट्स रिहर्स द की टेक अवे. Everyone listening, try saying this out loud. Breaking the vicious poverty malnutrition cycle requires a multi-dimensional approach, integrating nutritional security, poverty alleviation, health, education, and women empowerment. पॉवर्टी और malnutrition एक डेडली कॉम्बो है, एक ट्रैप है. इसे तोड़ने के लिए you have to attack from all sides at once. कोई एक मैजिक बुलेट नहीं है. ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स अपनी जगह हैं, but what about the bigger economic picture, the macro stuff? हमारा अगला सवाल इसी पर है. Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss GS2 Social Justice 2022, 15 marks. Broad micro theme, macroeconomics and social justice. Broad micro theme. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहता है सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करना काफी नहीं है. अगर महंगाई यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज नहीं किया गया, then all the good work of welfare schemes can be undone. बिल्कुल. I can imagine a daily wage worker. उसको स्कीम से कुछ पैसा मिला, maybe a few thousand rupees in his bank account through DBT. He's happy. But then he goes to the market और पता चलता है कि आटा दाल का प्राइस डबल हो गया है. तो उस एक्स्ट्रा पैसे का फायदा क्या हुआ? Nothing. The inflation ate it all up. Cool, na? Well, not cool for him. Precisely. That's the core of this question. Let's look at the answer structure. The introduction should start by acknowledging कि welfare schemes important हैं, but key macroeconomic indicators को manage करना equally, if not more, crucial है. Okay. Then a body. इसे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए. पहला पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. यहाँ आप 4 पॉइंट्स मेंशन करें. फर्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी. आप रीसेंट डेटा कोट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, रीसेंट डेटा शोइंग CPI इन्फ्लेशन एट 3.34% हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू पुअर हाउसहोल्ड्स. सेकंड, फूड सिक्योरिटी. गवर्नमेंट के बफर स्टॉक्स मेंटेन करने के रोल को मेंशन करें. थर्ड, मार्केट इंटरवेंशंस जैसे होर्डिंग को रोकना. और फोर्थ, टारगेटेड सपोर्ट जैसे LPG सब्सिडीज या इसेंशियल आइटम्स पर रिड्यूस GST. Right. Managing the cost of living. एग्जैक्टली. दूसरा पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस. यहाँ भी यू कैन लिस्ट 4 पॉइंट्स. फर्स्ट, द रूरल अर्बन डिवाइड. आपको डेटा कोड करना होगा. फॉर इंस्टेंस, करंट स्टैटिस्टिक्स शो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एट 4.2% एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एट 6.7%.
सेकंड, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसे प्रोग्राम्स को मेंशन करें। थर्ड, MGNREGA इम्पैक्ट, एक्नॉलेज करें कि MGNREGA एक वाइटल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और फोर्थ, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, आपको एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जरूरत को हाईलाइट करना चाहिए। That's a key policy suggestion. Yes. For the conclusion या way forward, आप solutions को synthesize करें। आप 3 चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। First, financial inclusion, mentioning Jan Dhan Yojana and DBT. Second, digital integration, mentioning platforms like the India Stack. और third, social security, mentioning schemes like Ayushman Bharat and PM Kisan. और आपको एक पावरफुल कंक्लूडिंग लाइन से एंड करना चाहिए कि वेलफेयर स्कीम्स और डेफ्ट मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बीच एक सिनर्जी जरूरी है। Okay, let's unpack this with some critical questions. First one, on content. CPI inflation rate और unemployment rates जैसे specific data को कोट करना इतना जरूरी क्यों है? स्पेसिफिक डेटा आपके आंसर को क्रेडिबल, अथॉरिटेटिव और वेल इन्फॉर्म्ड बनाता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ जेनेरिक टेक्स्ट बुक पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर आपकी रियल ग्रास्प है। डेटा आपके आर्गुमेंट का एविडेंस है। अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन, ऑन स्ट्रक्चर, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन को ज्यादा इंपैक्टफुल कैसे बनाया जा सकता है? The key is to link specific initiatives to broader goals. सिर्फ इंडिया स्टैक मत लिखिए, इसके बजाय कहिए leveraging technology for digital integration through platforms like India Stack. इससे एक forward looking, solution oriented approach दिखता है। ग्रेट टिप। थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंटेंट। एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का सजेशन इंटरेस्टिंग है। इसे मेंशन करने से एनालिटिकल डेप्थ कैसे आती है? ये significant depth ऐड करता है क्योंकि ये एक critical policy level suggestion है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग स्कीम्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बल्कि करंट सिस्टम के गैप्स के बारे में भी एनालिटिकली सोच रहे हैं। लेट्स डू 3 मोर। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन स्ट्रक्चर। इस आंसर की बॉडी कैसे शुरू करनी चाहिए, इन्फ्लेशन से या अनएम्प्लॉयमेंट से? माय सजेशन वुड बी टू स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हर किसी को अफेक्ट करता है, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड। ये गरीबों की परचेजिंग पावर पर एक ज्यादा यूनिवर्सल और इमीडिएट थ्रेट है। ये एक लॉजिकल फ्लो है। That makes a lot of sense. फिफ्थ क्वेश्चन, कंटेंट पर। क्वेश्चन में डेफ्ट मैनेजमेंट वर्ड यूज किया गया है। इसका क्या मतलब है और मैं इसे अपने आंसर में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता हूं? डेफ्ट का मतलब है स्किलफुल, क्लेवर और क्विक। इसका मतलब है कि इकोनॉमी को मैनेज करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इस कॉम्प्लेक्सिटी और एक बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच की जरूरत को मेंशन करने से पता चलेगा कि आप डेफ्ट मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं। फैंटास्टिक न्यूआंस। लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पर। क्या मुझे इस आंसर के लिए कोई डायग्राम बनाना चाहिए? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ डायग्राम शायद जरूरी ना हो। एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्लियर हेडिंग्स हो और उनके नीचे बुलेट पॉइंट्स हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। Great set of questions. Now let's practice the core idea. Try saying this. Deft management of inflation and unemployment is essential as they directly impact the purchasing power and income security of the poor, complementing the effects of welfare schemes. So the main point is, schemes अपनी जगह है, they are the support system, but a stable economy or available jobs foundation है. Real fight against poverty is impossible without both. Okay, we've talked about what poverty is and what causes it, but हम इसे measure कैसे करते हैं? How do we know if we are winning the fight? Yeah. Here's the next question. Incidence and intensity of poverty are most important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multi-Poverty Index report, GS2 Social Justice 2020, 15 marks. Broad micro theme, measuring poverty. Broad micro theme, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले पॉवर्टी सिर्फ इनकम से मापी जाती थी, पर वो बहुत ही लिमिटेड तरीका है। द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI एक बहुत बेहतर, मोर होलिस्टिक टूल है। I think I get it. For instance, एक family है, maybe they earn just enough to be above the official income poverty line, so technically they are not poor. Right. But what if they don't have access to clean drinking water? What if their kids don't go to school? Are they truly not poor? MPI is designed to capture this bigger picture, right? You've hit the nail on the head. So let's dive into the answer format. For the introduction, you should start by highlighting the limitations of income-based poverty measures, just like you did. फिर MPI को एक more comprehensive framework के रूप में introduce करें। Okay. Next, the body of the answer. First, explain the significance of MPI. इसके 3 main dimensions हैं: health, education और standard of living. और इन 3 dimensions के अंदर total 12 indicators हैं, जैसे health में nutrition, child mortality, education में years of schooling और standard of living में cooking, fuel, sanitation, etc. So it's very detailed. Very. बॉडी का सेकंड पार्ट है की फाइंडिंग्स ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट। यहाँ आप डेटा लाएंगे। फर्स्ट, इंडियाज MPI वैल्यू में एक रिमार्केबल रिडक्शन हुआ, 0.117 से घटकर 0.066 बिटवीन 2015 एंड 2021। सेकंड, द हेड काउंट रेशियो मतलब आबादी का वो परसेंटेज जो गरीब है, 24.85% से 14.96% हो गया। थर्ड, आपको रीजनल वेरिएशंस मेंशन करने चाहिए। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन दिखाई है। That's great news. बॉडी का थर्ड पार्ट, नोटेबल इंप्रूवमेंट्स। सैनिटेशन में सबसे ज्यादा सुधार हुआ, इसको आपको स्वच्छ भारत मिशन से लिंक करना चाहिए। फिर कुकिंग फ्यूल में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देना चाहिए। और थर्ड, न्यूट्रिशन और एजुकेशन में भी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स हुए। ओके, सो स्पेसिफिक सक्सेसेस। यस, फाइनली द कंक्लूजन।
आपको ये कह के कंक्लूड करना चाहिए कि इंडिया की सक्सेस उसके होलिस्टिक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच का नतीजा है, पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स को मेंशन करते हुए। बट आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी ऐड करना चाहिए कि SDG 1 यानी नो पॉवर्टी अचीव करने के लिए इंडिया को रीजनल डिस्पैरिटीज कम करने पर फोकस करते रहना होगा। Here's where it gets really interesting. Time for cross questions. First one on content. स्वच्छ भारत और उज्ज्वला जैसी स्पेसिफिक स्कीम्स को मेंशन करना पॉलिसी को रिजल्ट से कैसे जोड़ता है और आंसर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये incredibly important है। ये डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ एक फैक्ट नहीं बता रहे हैं। सैनिटेशन इंप्रूव्ड, आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्यों इंप्रूव हुआ। आप गवर्नमेंट एक्शन, द स्कीम, को एक मेजरेबल आउटकम से लिंक कर रहे हैं। मेक सेंस। सेकंड क्वेश्चन, ऑल्सो ऑन कंटेंट। रीजनल वेरिएशंस मेंशन करना क्यों जरूरी है? जैसे यूपी और बिहार में फास्टर प्रोग्रेस। रीजनल वेरिएशंस मेंशन करना एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये दिखाता है कि आप जानते हैं कि प्रोग्रेस पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। इससे आप अपने कंक्लूजन में एक मोर सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी रिकमेंडेशन दे पाते हैं। ग्रेट पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर। कंक्लूजन को SDG 1 नो पॉवर्टी से लिंक करने से क्या वैल्यू ऐड होती है? ये आपके आंसर में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऐड करता है। ये दिखाता है कि आप अवेयर हैं कि इंडिया के डोमेस्टिक एफर्ट्स एक बड़े ग्लोबल कमिटमेंट का हिस्सा हैं। इट कनेक्ट्स द लोकल टू द ग्लोबल। फैंटास्टिक। लेट्स डू 3 मोर। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी की बात से शुरू होता है। इन दो स्पेसिफिक टर्म्स को मैं अपने आंसर में कैसे एड्रेस करूं? आप उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली डिफाइन करें। इंसिडेंस है गरीब लोगों का परसेंटेज, इंटेंसिटी है गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले डिप्रिवेशंस का एवरेज है। आप कह सकते हैं कि इनकम बेस्ड मेजर्स सिर्फ इंसिडेंस देखते हैं, पर MPI दोनों को कैप्चर करता है। दैट्स अ शार्प वे टू स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, कंटेंट। MPI में 12 इंडिकेटर्स हैं। क्या मुझे सभी को याद करके लिस्ट करना होगा? आपको सभी 12 लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर आपको तीनों डायमेंशंस मेंशन करने चाहिए और हर एक के लिए 1 या 2 इंडिकेटर्स का एग्जांपल देना चाहिए। जैसे हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन, एजुकेशन के लिए इयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कुकिंग फ्यूल। इतना काफी है। गुड, प्रैक्टिकल एडवाइस। लास्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर। मैं MPI के स्ट्रक्चर को अपनी आंसर शीट में विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं फॉर बेटर मार्क्स? एक सिंपल ट्री डायग्राम एक्सीलेंट रहेगा। टॉप पर लिखें MPI, फिर 3 ब्रांचेस बनाएं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। हर ब्रांच के नीचे 1-2 की इंडिकेटर्स लिस्ट कर दें। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन 30 सेकंड्स में बन सकता है और आपके आंसर को स्टैंड आउट कराएगा। Excellent questioning. Let's practice the core concept. Rehearse this. The multi-dimensional poverty index offers a comprehensive view beyond income, and India's significant reduction in its MPI value highlights the success of its holistic, multi-pronged policies. India is winning the fight against poverty. और हम ये सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि इनकम्स बढ़ रही हैं, बल्कि इसलिए कि लोगों की जिंदगी, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे मल्टीपल फ्रंट्स पर बेहतर हो रही हैं। The proof is in the data. तो स्कीम्स इफेक्टिव हो सकती हैं और हमारे पास डेटा है इसे प्रूव करने के लिए, बट क्या वो हमेशा इफेक्टिव होती हैं? दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन अबाउट गवर्नेंस। Poverty alleviation programs in India remain mere showpieces until and unless they are backed by political will. Discuss GS2 Governance 2017, 15 marks. Broad micro theme, governance and policy implementation. Broad micro theme. ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। मतलब ऑन पेपर स्कीम्स फैंटास्टिक लगती हैं, बट जेन्युइन पॉलिटिकल विल के बिना, टॉप से कमिटमेंट के बिना वो सिर्फ शो पीस बनकर रह जाती हैं, दिखावा। I can think of a simple analogy. Imagine गवर्नमेंट ने एक शहर के लिए एक बड़ा शाइनी मेट्रो प्रोजेक्ट अनाउंस किया। अनाउंसमेंट से हेडलाइंस बन गई, पर फिर सालों तक प्रोजेक्ट को इनफ फंडिंग नहीं मिलती, काम रुकता है, चलता है। क्यों? Lack of sustained political will. Exactly. The announcement was a showpiece, but the implementation was weak. That's a perfect analogy. Let's structure this critical answer. For the introduction, you can start with a balanced statement. Use the World Bank data. India's extreme poverty rate an impressive 2.3% तक गिर गया 2022-23 में। ये सक्सेस दिखाता है, बट आपको इमीडिएटली ऐड करना चाहिए कि सिग्निफिकेंट इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस अभी भी हैं, अक्सर पॉलिटिकल विल में गैप्स के कारण। Okay, a balanced start. Now for the body. First, a performance analysis of some major programs. Let's take 2. First, MGNREGA. Reduced political commitment दिखाने के लिए बजट डेटा यूज करें। Allocation 1.05 लाख करोड़ से घटकर 86,000 करोड़ हो गया। Wow, that's a significant drop. ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ऑल्सो मेंशन चैलेंजेस लाइक डिलेड वेज पेमेंट्स। सेकंड, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। PMA रूरल का एलोकेशन स्टैग्नेंट रहा, पर PMA अर्बन का बढ़ा। नेक्स्ट पार्ट है टू डायरेक्टली एड्रेस द रोल ऑफ पॉलिटिकल विल। इसे 2 पार्ट्स में बांटें। फर्स्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। जब पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग होती है तो क्या होता है? एडिक्वेट बजट, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और स्कीम्स का कन्वर्जेंस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। Right. सेकंड, टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वीक पॉलिटिकल विल। जब विल वीक होती है तो क्या होता है? पुअर टारगेटिंग, करप्शन, लीकेजेस और पॉलिसी और एग्जीक्यूशन में एक बड़ा गैप आ जाता है। फॉर द कंक्लूजन, एम्फसाइज करें कि सक्सेस सस्टेन्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट पर डिपेंड करती है। आप एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर एंड कर सकते हैं बाय सेइंग कि फ्यूचर के लिए ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट जरूरी है। टाइम फॉर सम टफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट वन ऑन कंटेंट। पॉलिटिकल विल टर्म बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। इस आर्गुमेंट को आंसर में और कॉन्क्रीट कैसे बनाएं? आप इसे नंबर्स यूज करके कॉन्क्रीट बनाते हैं, स्पेसिफिकली बजट नंबर्स। MGNREGA में बजट कट का एग्जांपल इसके लिए परफेक्ट है। बजट में कमी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज में बदलाव का एक डायरेक्ट क्वांटिफाइबल इंडिकेटर है। राइट, डेटा ओवर ड्रामा।
सेकंड क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर, क्या पॉलिटिकल विल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स देना एक अच्छा आइडिया है? यस, इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया। इससे एक बैलेंस्ड और न्यूआंस्ड आंसर बनता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसा पॉजिटिव एग्जांपल देकर आप दिखाते हैं कि आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल विल सक्सेस ला सकती है। बैलेंस इज की। थर्ड क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर, ऐसे क्रिटिकल आंसर को एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नोट पर कैसे कंक्लूड करें? आप सॉल्यूशंस पर फोकस करके कंक्लूड करें। सिर्फ एक नेगेटिव नोट पर एंड करने के बजाय आप एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट करें। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज करने की बात करें। ग्रेट एडवाइस। लेट्स गेट 3 मोर इन। फोर्थ, कंटेंट पर, क्या पॉलिटिकल विल इलेक्टोरल साइकिल से भी लिंक हो सकता है? एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी शार्प पॉइंट। आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि कभी-कभी पॉपुलिस्ट स्कीम्स के लिए पॉलिटिकल विल इलेक्शन से ठीक पहले स्ट्रांग होती है, पर इलेक्शन खत्म होने के बाद कमजोर पड़ सकती है। दैट्स अ हाई लेवल पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन में मेरे शो पीसेस फ्रेज यूज किया गया है। क्या मुझे ये एग्जैक्ट फ्रेज अपने आंसर में यूज करना चाहिए? यस, यू शुड। इसे अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन ऑफ वेदर दीज प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव इंटरवेंशंस और मेरे शो पीसेस डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द पॉलिटिकल विल बैकिंग देम। इससे दिखता है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, कंटेंट। MGN, REGA और PMAY के अलावा कौन सी एक और अच्छी स्कीम है जिसकी सक्सेस पॉलिटिकल विल पर हेवीली डिपेंडेंट है? द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ग्रेन्स प्रोक्योर करने, एक विशाल स्टोरेज नेटवर्क मेंटेन करने और PDS शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करप्शन फ्री हो, इस पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है। Fantastic questions. Now pause and rehearse this important line. Proportional to the political will backing them, which translates into adequate funding, robust monitoring, and corruption-free implementation. In a great recipe जो कि स्कीम है, बेकार है अगर शेफ जो कि पॉलिटिकल सिस्टम है उसे अच्छे से पकाने के लिए कमिटेड नहीं है। Political will is the fire under the pot. Finally, let's zoom out and look at the big picture trend. क्या इंडिया में पॉवर्टी सच में कम हो रही है? ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate a reduction in poverty over time. Do you agree? Critically examine GS2 Governance 2015 12.5 marks. Broad micro theme, poverty estimation and trends, broad micro theme. ये क्वेश्चन सिंथेसिस के बारे में है। अलग-अलग कमिटीज हैं, अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं और अलग-अलग मेथोडोलॉजीज हैं। सब थोड़े अलग नंबर्स देते हैं। सवाल ये है, इन डिफरेंसेस के बावजूद क्या सब एक ही कहानी सुनाते हैं? I have a good analogy for this. Imagine 3 अलग-अलग टीचर्स आपकी एग्जाम पेपर चेक कर रहे हैं। एक आपको 75 देता है, दूसरा 80 और तीसरा 82। एग्जैक्ट स्कोर्स अलग हैं। पर वो सब दो चीजों पर एग्री करते हैं। आप पास हो गए हैं और आपने इंप्रूव किया है। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेट्स कुछ ऐसे ही हैं। दैट इज अ वेरी वेरी गुड एनालॉजी, परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स आउटलाइन द आंसर। फॉर द इंट्रोडक्शन, आपको इंडिया में पॉवर्टी मेजरमेंट के एवोल्यूशन से शुरू करना चाहिए, फ्रॉम यूनिडायमेंशनल टू द MPI। फिर अपना कोर आर्गुमेंट स्टेट करें। डिस्पाइट डिफरेंट एस्टिमेट्स, a consistent reduction trend is visible. Okay, now for the body of the answer. First, वो डेटा प्रेजेंट करें जो पॉवर्टी रिडक्शन ट्रेंड्स दिखाता है फॉर रूरल पॉवर्टी। HCS डेटा 25.7% से 7.2% तक का डिक्लाइन दिखाता है। नीति आयोग का MPI डेटा 32.59% से 19.28% तक का डिक्लाइन दिखाता है। Two different sources, same story. Exactly. For urban poverty, HCS डेटा 13.7% से 4.6% तक का रिडक्शन दिखाता है और MPI डेटा 8.65% से 5.27% तक का डिक्लाइन। बॉडी का दूसरा पार्ट एक क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। 2 सब हेडिंग्स यूज करें, स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस। अंडर स्ट्रेंथ्स कहिए कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एक बेहतर पिक्चर देता है। स्टेट करें कि अलग-अलग मेथोडोलॉजीज डाउनवर्ड ट्रेंड को कंफर्म करती हैं और यहाँ आपको नीति आयोग का वो बड़ा नंबर मेंशन करना चाहिए। 24.82 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, द बिग अचीवमेंट। Yes. अंडर चैलेंजेस, फर्स्ट, रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी हैं। सेकंड, कोविड-19 पैंडेमिक का फुल इम्पैक्ट अभी असेस करना बाकी है। और थर्ड, 2021 का सेंसस डिले होने से डेटा गैप्स है। फॉर द कंक्लूजन, अपने मेन आर्ग्यूमेंट को समराइज करें। स्टेट करें कि वेरियस पॉवर्टी एस्टिमेट्स का कन्वर्जेंस इंडिया की सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को वैलिडेट करता है। द चैलेंज नाउ इज टू सस्टेन दिस मोमेंटम। दिस इज आवर लास्ट सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। लेट्स मेक देम काउंट। फर्स्ट वन, ऑन स्ट्रक्चर। क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट को सबसे इफेक्टिवली कैसे स्ट्रक्चर करें? Strengths और challenges, सब हेडिंग्स यूज करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये सिंपल है, क्लियर है और क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्टिव को डायरेक्टली एड्रेस करता है। ये दिखाता है कि आप एक बैलेंस्ड एनालिसिस देने जा रहे हैं। Got it. Second question on content. नीति आयोग का वो 24.82 करोड़ पीपल वाला फिगर बहुत स्पेसिफिक है। इस नंबर को कोट करने से आंसर को क्या फायदा होता है? ये एक मैसिव सेंस ऑफ स्केल और एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड करता है। 24.82 करोड़ पीपल, ये एक बड़े देश की पूरी आबादी के बराबर है। ये अचीवमेंट को बहुत ज्यादा टेंजिबल, रियल और इंप्रेसिव फील कराता है। Wow, that's a great way to put it. Last question. Content. Delayed Census 2021 का जिक्र करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या दिखाता है? ये पॉलिसी मेकिंग कैसे काम करती है, इसकी एक बहुत डीप और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये हम जो करंट डेटा यूज कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस की तरफ इशारा करता है। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉइंट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप गवर्नेंस के पूरे प्रोसेस के बारे में क्रिटिकली सोच रहे हैं। सो इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग द इम्परफेक्शंस ऑफ आवर ओन नॉलेज। चलो 3 और।
फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर डेटा पार्ट वर्सेस क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट को कितना वेटेज देना चाहिए। अ गुड बैलेंस वुड बी 50-50। आपकी बॉडी का पहला 50% डेटा और एविडेंस प्रेजेंट करने में जाना चाहिए टू अग्री विद द स्टेटमेंट। अगला 50% क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को डिस्कस करते हुए। परफेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन कंटेंट, क्या कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि पॉवर्टी कम नहीं हुई है? While the overall trend is downward, कुछ critics rising informal sector vulnerability और demonetization और pandemic जैसे economic shocks के impact जैसे issues की तरफ इशारा करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि इनकी वजह से बहुत से लोग टेम्पररी वापस पॉवर्टी में चले गए होंगे, जिसे ऑफिशियल डेटा शायद इमीडिएटली कैप्चर ना कर पाए। इसे मेंशन करने से एक क्रिटिकल डेप्थ की लेयर ऐड होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। फाइनल क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर, इस आंसर के कंक्लूजन को शुरू करने का एक अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छी स्टार्टिंग लाइन होगी, इन कंक्लूजन व्हाइल द एग्जैक्ट नंबर्स में वैरी, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इज अनएम्बिगुअस। ये आपके कोर आर्गुमेंट को इमीडिएटली समराइज करता है और बाकी कंक्लूजन के लिए एक कॉन्फिडेंट टोन सेट करता है। Precisely. Let's do one last practice run for today. Try saying this core idea out loud. Despite varied estimation methodologies, there is a clear convergence of data indicating a significant and consistent reduction in both rural and urban poverty in India over the last decade. So, what's the final verdict? Yes, India में poverty definitely कम हुई है और ये एक बहुत बड़ी achievement है. But the fight isn't over yet. अभी भी challenges हैं और मीलों का सफर बाकी है. So, what does this all mean? आज हमने poverty को एक 360 degree view से समझा. From resource inequality to governance, from malnutrition to macroeconomic management. ये एक मैराथन सेशन था, बट आई होप आप अब सुपर इन्फॉर्म्ड फील कर रहे होंगे। टू रीकैप आवर एंटायर डिस्कशन टुडे, फर्स्ट हमने देखा कि रिसोर्स इनइक्वालिटी इंडिया में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी का मूल कारण है। टू रीकैप आवर एंटायर डिस्कशन टुडे, सेकंड हमने समझा कि पॉवर्टी और मैल न्यूट्रिशन एक विशियस साइकिल बनाते हैं जिसे मल्टी प्रोंग्ड अटैक से तोड़ना जरूरी है। थर्ड, हमने सीखा कि इसे वेलफेयर स्कीम्स काफी नहीं है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। फोर्थ, यूएनएमपीआई रिपोर्ट दिखाती है कि इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम करने में सिग्निफिकेंट मेजरेबल प्रोग्रेस किया है। राइट। फिफ्थ, किसी भी स्कीम की सफलता के लिए पॉलिटिकल विल एक नॉन नेगोशिएबल सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और फाइनली, सारा डेटा अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक ही दिशा में इशारा करता है, पॉवर्टी कम हो रही है। वी सॉ द डेटा दैट 24.82 करोड़ पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। ये एक इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की कहानी है। बट हियर्स अ थॉट फॉर यू टू टेक अवे। क्या अगला बड़ा चैलेंज आखिरी इंसान को पॉवर्टी से बाहर लाने का है, या उन लोगों को जो अभी अभी बाहर निकले हैं अगली इकोनॉमिक शॉक, अगली पैंडेमिक या अगले क्लाइमेट डिजास्टर के दौरान वापस गिरने से रोकने का है? शायद रेजिलियंस बिल्ड करना पॉवर्टी के खिलाफ लड़ाई में नया फ्रंटियर है। समथिंग टू डेफिनेटली थिंक अबाउट। फोकस रेस्क्यू से रेजिलियंस की तरफ शिफ्ट होता है। अगर ये गहरी चर्चा आपको पसंद आए, इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड प्लीज अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। योर एंगेजमेंट कीप्स अस गोइंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।